नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा है उर्वरक, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक परिभाषा देखी। आज हम यहाँ से जो 3 नंबर में बनने वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, बिना विलंब के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से हमको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, कि किन्हीं 3 नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों के नाम लिखिए। ठीक है भैया, उनके हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है, और उसमें प्रतिशत मात्रा भी लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि राइट एनी 3 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि कोई 3 नाइट्रोजन वाले उर्वरकों के नाम लिखना है। ठीक है, और उनमें परसेंट की मात्रा लिखना है। इस तरह से आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत सरल है, बहुत आसान है, लगभग सभी को याद रहता है। चलो, तो बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। तो प्रश्न तो क्लियर हो गया आपको। आइए अब हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, मान लीजिए नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर में, तो आपको भैया इस तरह से पहले सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, व्यवस्थित कॉलम बनाना है, फिर यहां पर फर्टिलाइजर का नाम लिखना है। ये फर्टिलाइजर का नाम हो गया, और यहां पर हम लिखेंगे परसेंट। ठीक है, या उसका जो भी मात्रा है, कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या बन जाएगा, एक व्यवस्थित चार्ट बन जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी तरह से चार्ट बनाना है, ताकि औरों की तुलना में आपकी काफी बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखेगी। ठीक है, इस तरह से बन गया भैया। ये सरल क्रमांक हिंदी वालों। ठीक है, सरल क्रमांक हो गया। ये हो गया भैया उर्वरकों का नाम, ये लिख दिया अपन ने उर्वरकों का नाम, और ये हो गया प्रतिशत मात्रा। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हम जितना भी पढ़ेंगे दोनों बैच को साथ में लेकर चलेंगे, और अब तक हम काफी सफल है, क्योंकि आप सभी बच्चों का जो प्यार और इसमें मिल रहा है, निश्चित तौर पर मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और एमजीसीआई निश्चित तौर पर हर विषम परिस्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बस बेटा, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे और अच्छे तरह से पढ़ते रहे, चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। रिवीजन मस्ट डिवीजन, ये मेरा स्लोगन है, आप इसको याद रखें। रिवीजन मस्ट डिवीजन, आप जितनी बार पढ़ोगे चीज़ें आपको उतनी बार याद रहेंगी। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहला, अब नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की बात करना भैया, N2 लिखा है, अर्थात नत्रजन भी बोल सकता है उसको परीक्षा में, तो कंफ्यूज मत होना, नत्रजन बोले या नाइट्रोजन वाले, कोई से भी 3-4 आपको याद होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा याद रहता है वो सबको याद रहेगा भैया। यूरिया, ये तो सबको याद रहता है। ठीक है, यूरिया किंग ऑफ फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 46% है। ये तो भैया सबको याद रहती है, और बहुत आसान है, बहुत सरल है, आप सभी को ये याद रहता है, यूरिया वाला। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अगर अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, 20.6%। तीसरा भैया हम देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैन कहते हैं, किसान खाद, सोना खाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो 20.5% होता है, अर्थात 20.5% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सर अगर हम एक आध भूल गए तो फिर क्या करें, तो नंबर 4 पर आप याद रख सकते हो सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम से याद रखना 16% इसमें नाइट्रोजन होता है। तो भैया इस तरह से अपना ये चार्ट कंप्लीट हो गया। किसके लिए, नाइट्रोजन वाली फसलों के लिए। आप इसको एक बार के लिए देख सकते हो, क्योंकि ये स्क्रीन से हट जाएगा भैया। तो आप प्लीज, आपके पास 1-2 मिनट का समय है, आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए भैया। फिर हम आगे बात करेंगे फास्फोरस वाले।
चलिए, तो पहला है भैया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन है, फिर अमोनियम सल्फेट 26.6, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट केन 20.5% और सोडियम 16। तो सोडियम 16 याद रखना, यूरियम 46, दो तो याद ही हो गया। ठीक है, एक में 20.6, एक में 20.5, केन 20.5 की, केन कितने लीटर की है, 20.5 लीटर की, इसे याद रखना। और अमोनियम सल्फेट 20.6। ठीक है भैया, 666, देखो तीनों जगह 6 लास्ट में आएगा, एक जगह 5 आ रहा, 5 किस में आ रहा, केन में आ रहा। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, आपको बहुत लंबे समय तक और आसानी से याद रहेगा। ठीक है भाई, चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हुई भैया नाइट्रोजन वाले उर्वरकों की बात। अगर आपसे अब प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किन्हीं 4 या 3 फास्फोरस वाले उर्वरकों के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किन्हीं 3 या 4 फास्फोरस वाले, जिनमें फास्फोरस की मात्रा हो, ऐसे उर्वरकों के नाम लिखिए। फास्फोरस वाले जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, उनके लिए आपको चार्ट बनाना है। तो वही हमारा जो सीक्वेंस था, सेम करल जो हमने अभी देखा, सेम सीक्वेंस देखते भैया। ये हो गया सीरियल नंबर, ठीक, उसके बाद वापिस से वही फर्टिलाइजर का नाम, और तीसरे कॉलम में हम देखेंगे परसेंट या प्रतिशत मात्रा। ठीक, चलिए इस तरह से अपन चार्ट बना देंगे ताकि एग्जाम में ये अच्छा दिखे और आपको इसके नंबर भी सही मिल जाए। ठीक है, चलो नंबर 1 अगर हम देखें तो बहुत आसान है, यह तो सबसे याद रखने में सबसे आसान है, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, सबको याद रहता है, तो आप भी इसे याद रखना, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, थोड़ा सा अपना जो फ्लो चार्ट है वो व्यवस्थित नहीं दिख रहा, अपन उसको व्यवस्थित करते हैं, पूरी बॉर्डर सही से बनाते हैं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, क्वेश्चन अपना था भैया फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर के नाम लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सीरियल नंबर। चलिए उसके बाद ये हो गया भैया फर्टिलाइजर का नाम लिखेंगे यहां पर, और ये हो जाएगा परसेंट या प्रतिशत मात्रा। इस तरह से अपना ये चार्ट बन जाएगा और इसमें हम फिर उर्वरक के नाम लिखेंगे। तो पहला नंबर 1 अगर हम देखें तो है भैया SSP। एस का मतलब है सिंगल सुपर फास्फेट। पहले बचपन में से दिल बना के SSP तुम ऐसे लिखते थे, ऐसे काम करते थे, इधर एस लिख दिया, इधर एस लिख दिया, तो ऐसे नहीं करना भैया इसके साथ। ठीक है, ये SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट है। ठीक है, चलिए तो सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 16 का फाड़ा याद होना चाहिए, 16% होता है। फिर सिंगल के बाद क्या होंगे, थोड़ी देर बाद डबल हो जाएंगे, तो ये DSP बन गया, डबल सुपर फास्फेट। अरे सिंगल से क्या होता है, डबल होते हैं, तो ये भी तो डबल होगा, 32 हो गया भैया। ठीक है, डबल से फिर क्या होंगे, थोड़े दिन बाद ट्रिपल हो जाएंगे, तो TSP बन जाएंगे। ठीक है, TSP बन गए मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट। फिर इसका डबल 32 और ट्रिपल क्या हो जाएगा 48। 16 का टेबल याद होना चाहिए, 16, 32, 48। इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और आप लिख सकते हो अगर देखना चाहो तो रॉक फास्फेट की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर भैया। ठीक है, अगर रॉक फास्फेट की बात करें तो उसमें भी लगभग 25 से हमें देखने को मिल सकता है भैया 35 तक फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं 25 से 35% तक फास्फोरस। इस तरह से अपना ये चार्ट कंप्लीट हो गया, किसके लिए, फास्फोरस वाले उर्वरक के लिए। ठीक है भैया, एक बार आप देख लीजिए, ये सबसे सरल है, सबसे आसान है और बहुत जल्दी और बहुत कम समय में याद होने वाला यही क्लासिफिकेशन है, और आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, सिंगल, डबल, ट्रिपल और लास्ट में रॉक फास्फेट।
चलिए आ जाओ भैया। तो ये फास्फोरस वाला, ऐसे पोटास वाला भी आपने पढ़ा होगा, तो नाइट्रोजन फास्फोरस याद कर लो, 2 एक अपने आप आ जाएगा इसमें से, चिंता नहीं करो। ठीक है भैया, चलो अब पोटास वाला पढ़ सकते हो, उसमें भी सेम ऐसे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आपको एक पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपके लिए पूछ लिया जाए कि सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, फिर आपको दे दे मूंग, फिर आपको दे दे धान, इनके लिए कौन कौन सा कल्चर यूज किया जाता है? तो इन दोनों के लिए तो भैया बहुत सिंपल है, राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम, ये फसल हो गई, ठीक, ये कल्चर का नाम हो गया, और ये भैया उस कल्चर विशेष की जाति हो गई, ठीक है, स्पीसीज हो गई। सोयाबीन में भी कौन सा कल्चर होता है? राइजोबियम, और मूंग में भी राइजोबियम। तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सब में कौन सा कल्चर होता है? राइजोबियम। धान के लिए पूछे तो हम सबको पता है बीजीए। बीजीए का मतलब क्या होता है बेटा? तो बीजीए का मतलब होता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब इसकी जाति अगर सोयाबीन में पूछे तो राइजोबियम जेपोनिकम होती है, जेपोनिकम सोयाबीन के लिए होती है, राइजोबियम जेपोनिकम। और मूंग के लिए भी अगर हम देखेंगे तो लेगुमिनोसिरम लिख सकते हो आप, या जेपोनिकम भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर भैया राइजोबियम ही लिखते हो तो चल जाएगा, ठीक है। राइजोबियम जेपोनिकम या राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम, ठीक है, लेग्यूमिनोसिरम, राइजोबियम, ठीक है। या बैक्टीरिया पूछे कौन सा बैक्टीरिया है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कल्चर का नाम हो गया, ये यहाँ पर कल्चर के नाम के अलावा हम उनके संबंधित बैक्टीरिया भी देख रहे बेटा, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर हम देखें तो नील हरित शैवाल को भैया साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया के साथ साथ धान में एजोला भी है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इस तरह से एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो आप इसका लाभ ले सकते भैया। ये सोयाबीन, ग्रीन ग्राम पेडी, ठीक है, राइजोबियम बीजीए, मैंने उसकी स्पीसीज भी लिख दी, तो आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए जो कि आपके काम में आ सकता है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको देख लिया है। अब अगला हम देखते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हमारे से पूछा जा सकता है कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है या क्या क्या विशेषता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों प्रश्न लिखने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए भैया कि बताइए मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या है, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रित उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर अर्थात मिश्रित उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर अर्थात मिश्रित उर्वरक। जब भी आप अंतर लिखे तो मैं आज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आपको बकायदा इस तरह से कॉलम बनाना है, उसको बॉक्स में बंद करना है और एक एक अंतर को व्यवस्थित लिखना है दोनों तरफ से। कुछ बच्चे मार्जिन छोड़ देते दोनों कॉपी के बीचों बीच, इधर भी आधी मार्जिन इधर भी, और इतने से में लिख के आगे। आपको ऐसा नहीं करना है, व्यवस्थित लिखना, कॉपी में ज्यादा मार्जिन भी नहीं छोड़ना। पहले तो छोड़कर ही दिया जाता है पेज, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड से भी पूरी आधी छोड़ देते, ये कॉपी बहुत गंदी दिखती बेटा, ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। ये हो गया मिश्रित उर्वरक की बात। दूसरी तरफ हम देखेंगे भैया मिक्स्ड के बाद कॉम्प्लेक्स अर्थात कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर अर्थात जटिल उर्वरक, ठीक है भाई। जटिल उर्वरक। अब इनके अंतर की बात हो तो भैया सबसे पहले तो आप इनकी परिभाषाएं लिखेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। उन्हीं परिभाषाओं से पहली बात यहां पर निकल कर आ जाएगी कि मिश्रित उर्वरक, इनको खेत में देने से पूर्व आपस में मिला दिया जाता है, तो ये बिफोर मिक्सिंग कर लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहेंगे। तो ये
मिक्सिंग फर्टिलाइजर का मतलब है दोनों को आपस में खेत में देने से पूर्व क्या करते हैं, मिला लिया जाता है। तो इनमें दोनों को आपस में मिलाया जाता है। इसमें दोनों उर्वरकों को, ठीक है, दोनों उर्वरकों को खेत में देने से पहले, खेत में देने से पूर्व आपस में मिला लिया जाता है या मिलाया जाता है। ठीक है भैया। लेकिन जटिल या कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनके संदर्भ में अगर हम बात देखें तो इन्हें भैया आपस मिलाने की जरूरत नहीं होती। इनमें रासायनिक रूप से, इनमें भैया रासायनिक रूप से प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें रासायनिक रूप से प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, अर्थात इनको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर की बात करें तो मिक्स्ड फर्टिलाइजर का भंडारण या स्टोरेज टाइम, इनका जो स्टोरेज टाइम है, भंडारण है, वो लो रहेगा, कम समय के लिए रहता है। इनको कम समय के लिए भंडारण करते हैं। ठीक है, कम समय के लिए इनका भंडारण करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा खेत में आपने उर्वरक मिला दिया और हल्की सी भी बारिश हो गई तो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, पूरा वो लई बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगा, जो कि खराब हो जाएगा भैया। तो इनका स्टोरेज कम समय के लिए होता है। तो अगर हम इधर देखें, इधर क्या फायदा है कॉम्प्लेक्स या जटिल का, तो इधर स्टोरेज लॉन्ग टाइम के लिए हम कर सकते हैं। इनका भंडारण लंबे समय के लिए किया जाता है। इनका भंडारण लंबे समय के लिए किया जाता है। इनका भंडारण लंबे समय के लिए किया जाता है। फिर अगर आप और अच्छे से एक दो चीज इसमें लिखना चाहो तो भैया हम लिख सकते हैं कि यह जल्दी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और मिश्रित उर्वरक में अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर एक तो इधर अगर हम लिखें तो श्रम और समय कम लगता है। ठीक है, श्रम और समय इधर कम लगता है, और इधर अगर हम देखें तो श्रम व समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप इधर देखो तो आप क्या मिला सकते हो, यूरिया प्लस पोटास, किसको किसको मिक्स कर सकते हैं, तो यूरिया और पोटास को मिक्स कर सकते हैं। और इधर का उदाहरण आप देखो, एग्जाम्पल आप देखो तो आप लिख सकते हो भैया डीएपी। इस तरह से इन्हीं को आप विशेषताएं भी लिख सकते हो, इन्हीं को साथ में लिखकर अंतर बना सकते हो। हमने एक साथ यहाँ पर 2 क्वेश्चन कवर कर लिए भैया। अगर आपसे विशेषताएं पूछे तो एक एक पॉइंट ये लिख देना, ये विशेषता ही हो गई, और अंतर पूछे तो दोनों विशेषताओं को साथ में रख देना। इस एक प्रश्न से हमने 2 प्रश्न लिख लिए भैया। अगर अंतर आए तो इस तरह से लिखना है, विशेषता आए तो एक एक के बारे में एक एक लिखना। समझ गए? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको समय दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको देख लिया होगा भैया, और ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अंतिम प्रश्न हम देखते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न हम देखते हैं इस चैप्टर का भैया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई 2 जैव उर्वरकों के बारे में समझाइए, तो आप याद रख सकते हो। पहला है राइजोबियम। ठीक है, पहला है राइजोबियम। ठीक है, अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम लिखना भैया, पहला इसका उपयोग यह दलहनी फसलों में, ठीक है, अर्थात
लेग्यूम क्रॉप्स में, दलहनी फसलों में अर्थात लेग्यूम क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण आप याद ही रख सकते हो, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो भैया उदाहरण में कि सोयाबीन की क्रॉप में, ठीक है, सोयाबीन की क्रॉप में राइजोबियम जेपोनिकम, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, तो आपका उत्तर और इफेक्टिव दिखेगा। दूसरा अगर हम देखें तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है और कई बार आपने इसको याद भी किया होगा कि इससे भैया एक वर्ष में लगभग अगर हम देखें राइजोबियम से तो 20 से 25 kg नाइट्रोजन का पर ईयर फिक्सेशन अर्थात स्थिरीकरण हो जाता है। तो प्रति वर्ष नाइट्रोजन से इतना स्थिरीकरण हो सकता है। तो ये राइजोबियम के बारे में आप बहुत ही बेसिक सी बातें लिख सकते हो, बहुत सिंपल, बहुत आसान भाषा में आपको मैंने ये बातें बता दी भैया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें लिखने के लिए है, ठीक है, पर आप इतना भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए चलो दूसरा अगर आप देखो राइजोबियम के बाद तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। चलो दूसरा अगर हम देखें इसमें तो हमें एक और देखने को मिलेगा भैया। चलिए, बहुत बार पूछा गया है नील हरित शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका पहला महत्वपूर्ण उपयोग आप लिखोगे कि यदि पेडी के फील्ड में या पेडी क्रॉप में इसको हम अगर 10 किलोग्राम मिलाते हैं तो प्रोडक्शन में, उत्पादन में 20% तक की वृद्धि होती है या प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। धान के खेत में 10 किलोग्राम नील हरित शैवाल मिला देने से 20% तक उत्पादन बढ़ता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो भैया इससे प्रति वर्ष 20 से 40 kg नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण पर ईयर होता है, अर्थात नील हरित शैवाल के द्वारा प्रति वर्ष 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में कर दिया जाता है। फिर आप सभी जैव उर्वरक में एक बात कॉमन लिख सकते हो कि यह मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि करता है। सभी में लिख सकते हो ये पॉइंट, सब में कॉमन है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि करता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि करता है, ये सभी में लिख सकते हो। इंक्रीज या इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर, इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल, इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल। ठीक है भैया, तो नील हरित शैवाल ऐसे एजेटोबैक्टर का लिख सकते हो कि एजेटोबैक्टर का यूज पेडी के अलावा सोरगम, मेज इत्यादि में किया जाता है। वह भी एसिम्बायोटिकली असहजीवी होकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जबकि राइजोबियम सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इस तरह से भैया इस चैप्टर में जो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने सब देख लिए। एक एजोला भी है, ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो एक बार मैं थोड़ा सा उसका बारे में बता देता हूं भैया। ठीक, एजोला, एजोला, ठीक है, एजोला का यूज धान के पानी भरे खेत में किया जाता है, याद रखना, धान के पानी भरे खेत में किया जाता है। ठीक है, वाटर लॉक्ड जो कंडीशन होती है राइस के फील्ड में, ठीक, तो वाटर लॉक्ड कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह वाटर फर्न है, एजोला एक वाटर फर्न है, अर्थात एजोला एक जलीय फर्न है। ठीक है, जिसके अंदर एनाबिना कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एनाबिना सेल्स होती है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण करती है। इस तरह से आप एजोला के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद और आशा करता हूं बच्चों कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर में
कुछ परिभाषाएं देखने को मिलेगी। 3 नंबर में या तो कोई 3 उर्वरकों के नाम आ सकते हैं, नाइट्रोजन वाला पक्का आने के चांस रहते हैं, अधिकतर वही पूछा गया प्रश्न है। फास्फोरस वाला पूछ सकता है जो कि हमने देख लिया। जटिल और मिश्रित उर्वरक की विशेषता या अंतर, इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा। फिर बायो फर्टिलाइजर क्या क्या होते हैं, किन्हीं 3 के बारे में बताइए, तो हमने वो भी देख लिया भैया। उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।